दिस इज़ सुजीत सिंह। आप सभी लोगों का फिर से एक बार वेलकम हमारे चैनल पर। और बेसिकली इस चैनल्स पर हम स्टडी करते हैं 11th 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी, और स्पेशली ये वीडियोस, ये पूरी लेक्चर सीरीज़ उन एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस चैनल पर मैं स्टेप बाय स्टेप पूरे एनसीईआरटी को कवर करूँगा और साथ में साथ नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी मैं डिस्कस करूँगा। तो मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस अपलोड करूँ टॉपिक से रिलेटेड तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स को शेयर कीजिए, अपने सीनियर्स को शेयर कीजिए जो नीट एस्पायरेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि सभी का बेनिफिट हो, सभी इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल्ड वे मैनर में अंडरस्टैंड करें। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल को सर्च करने के लिए हमने 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को अंडरस्टैंड किया, जिसमें पहला एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसे फेडरिक ग्रिफ्ट ने परफॉर्म किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की हेल्प से। इस एक्सपेरिमेंट को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर्स में है, आप जाके देख सकते हैं। देन हमने अंडरस्टैंड किया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो बेसिकली मैकार्टी, एवरी और मैक्लोइड 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और फाइनली ये कंक्लूड किया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। बट कुछ साइंटिस्ट थे जिनका ओपिनियन ये था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। इस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए अल्फ्रेड हार्से और मराठा चेज ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उसी एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं हार्से चेज एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म हुआ था? तो 1952 में। तो हम बहुत अब डिटेल्स में थर्ड एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। तो बेसिकली हार्से चेज एक्सपेरिमेंट जो है 1952 में परफॉर्म हुआ था, और अल्फ्रेड हार्से एंड मराठा चेज नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था वो क्या था, कोई मुझे बताएगा? तो बेसिकली यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरियोफाज था। बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज क्या है? एक तरह का वायरस है जो, इसका मेन काम क्या है? कॉज इन्फेक्शन टू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफाज एक तरह का वायरस है जो बेसिकली क्या करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफाज, नाम से भी क्लियर है, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम हार्से चेज एक्सपेरिमेंट को देखें तो बैक्टीरियोफाज एक तरह का क्या है? वायरस है। क्या काम करता है? कॉज इन्फेक्शन टू bacteria by injecting its own just a minute its own genetic material। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि बैक्टीरियोफाज एक तरह का वायरस है जो इन्फेक्शन कॉज करता है बैक्टीरिया में, और वो इन्फेक्शन कैसे कंप्लीट होता है? जब बैक्टीरियोफाज अपना जेनेटिक मटेरियल
बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, इंजेक्ट करता है। ये चीज़ क्लियर है। अगर हम बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर्स को देखें, बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। तो बेसिकली यहाँ पर बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल है और इस पार्ट को हम हेड पार्ट बोलते हैं बैक्टीरियोफाज का, और इस पार्ट को हम बोलते हैं टेल पार्ट। और ये बेसिकली जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये क्या है, ये डीएनए है। ठीक है, मीन्स ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये टेल पार्ट है। और बेसिकली जो ये डीएनए को एक जो कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटीन कैप्सिड। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसका, बैक्टीरियोफाज का। अब बेसिकली यहाँ पर जो हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट है, टेल वे में देखा कि बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस एक्सपेरिमेंट में अल्फ्रेड हर्शे और मराठा चेज ने बैक्टीरियोफाज का यूज़ किया, और दूसरी चीज़ क्या यूज़ किया इन्होंने, बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को। इन हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, इन हर्शे चेज experiment, use of radioactive elements। और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो बेसिकली सल्फर 35 और फॉस्फोरस 32, यही दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो हर्शे चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था। और ये बेसिकली क्यों यूज़ किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए, तो बेसिकली फॉर टैगिंग पर्पस। तो हमने बैक्टीरियोफाज के बारे में जब अंडरस्टैंड किया था, तो बैक्टीरियोफाज एक तरह का वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है बाय इंजेक्टिंग इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो इस बैक्टीरियोफाज के डीएनए को अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट से टैग किया और प्रोटीन को अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हमने क्या किया, टैग किया। तो बेसिकली यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से, सल्फर 35 एंड फॉस्फोरस 32। और किस पर्पस से यूज़ किया गया था, तो फॉर टैगिंग पर्पस। तो सल्फर 35 को यूज़ किया गया, यूज़ फॉर प्रोटीन कैप्सिड, और इसको यूज़ किया गया था यूज़ फॉर डीएनए। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जब भी बैक्टीरिया में इन्फेक्शन होता है, किसके थ्रू, बैक्टीरियोफाज के थ्रू, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया के सरफेस पर जाके अटैच हो जाता है। तो जब अटैच होता है तो उस स्टेप को हम बोलते हैं अटैचमेंट। उसके बाद जो प्रोसेस होता है, बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया के सरफेस पर जाकर के अटैच हो गया, तो अटैचमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अटैच होने के बाद बैक्टीरियोफाज क्या करेगा, तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करेगा बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। तो इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन या इंजेक्ट इट्स ओन
जेनेटिक मटेरियल। थर्ड स्टेप जो होगा, क्योंकि बैक्टीरियोफाज ने अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो अब बैक्टीरियोफाज को आप क्या चाहेंगे एक्सपेरिमेंटली उनको सेपरेट करना। तो सेपरेट करने के लिए हमने क्या प्रोसेस इन्वॉल्व किया, तो ब्लेंडिंग प्रोसेस। अब ब्लेंडिंग करने के बाद जब बैक्टीरियोफाज अलग हो गया, बैक्टीरिया सेल अलग हो गई, तो अब आपने इन दोनों को अलग अलग कर दिया और बहुत ही एक्यूरेट मैनर में सेपरेट करना चाहते हैं, तो इसे आपने अगले स्टेप में आपने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस परफॉर्म कर दिया। तो यही 4 to 5 स्टेप्स हैं जो इन्फेक्शंस के दौरान स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो इसको हम समझते हैं। सपोज आपके पास 2 केस हैं, आपके पास केस फर्स्ट है और केस सेकंड है, और यहाँ पर आपके सामने इन दोनों में प्रोसेस क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में हमने यहाँ पर प्रोटीन को टैग किया, प्रोटीन कैप्सिड टैग बाय सल्फर 35 रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और केस सेकंड में हमने डीएनए को क्या किया, टैग किया बाय फॉस्फोरस 32 रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये बात तो क्लियर होगा, केस फर्स्ट में और केस सेकंड में हमने ना एक में प्रोटीन को और एक में डीएनए को हमने क्या किया, टैग किया। अब देखिए होता क्या है कि आपके सामने सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अटैचमेंट। तो एक आपका बैक्टीरियोफाज और साथ में क्या होगा, बैक्टीरियल सेल। यहाँ पे भी हम बना लेते हैं, एक होगा बैक्टीरियोफाज और साथ में क्या होगा, बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल का अपना खुद का एक जेनेटिक मटेरियल होगा और साथ में बैक्टीरियोफाज का अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने केस फर्स्ट में प्रोटीन कैप्सिड वाले पार्ट को हमने क्या किया, टैग किया। ये प्रोटीन कैप्सिड है, टैग किससे किया, सल्फर 35 से। और यहाँ पर हमने टैग किया फॉस्फोरस 32 को, किसे टैग किया, डीएनए को टैग किया। तो ये अंदर वाला डीएनए जो है हमने क्या किया, इसको टैग कर लिया। ये बात तो क्लियर है। तो अटैचमेंट होगा, तो ये पहला स्टेप क्या हो गया, पहला स्टेप हमने पढ़ा कि ये प्रोसेस क्या हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, इंजेक्शन होगा या इंजेक्ट होगा, इंजेक्ट्स इट्स डीएनए। ठीक है। तो अगले स्टेप में आप देखोगे कि इसने क्या किया, अपना डीएनए को क्या किया, इंजेक्ट कर दिया बैक्टीरियल सेल्स में। तो जब बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इंजेक्ट किया गया अपना डीएनए इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, तो आप देखोगे कि यहाँ पर साथ में डीएनए के साथ क्या चलाएगा, फॉस्फोरस 32 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी चलाएगा। क्योंकि हमने केस फर्स्ट में प्रोटीन कैप्सिड को टैग किया था, तो प्रोटीन कैप्सिड तो इन्फेक्शन के दौरान अपना पास नहीं करता है। मीन्स बैक्टीरियोफाज जब भी बैक्टीरियल सेल्स में इन्फेक्शन कॉज करता है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करता है। तो जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट किया और यहाँ पर हमने डीएनए को टैग नहीं किया है। ठीक है। उसके बाद कौन सा स्टेप आता है, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, अटैचमेंट हो गया, इंजेक्शन हो गया। अब हमने क्या किया, अब इस बैक्टीरियोफाज को हमें सेपरेट आउट करना है। तो हमने क्या किया, ब्लेंडिंग किया। जब ब्लेंडिंग करेंगे तो फाइनली हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियोफाज से अलग हो गया।
अलग हो जाने के बाद आप ये देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल्स अलग हो गए, साथ में यहाँ पर हमने 35 फॉस्फोरस को लिया, और साथ में आपने क्योंकि ब्लेंडिंग प्रोसेस जब परफॉर्म किया तो बैक्टीरियोफाज अलग हो जाएंगे, तो बैक्टीरियोफाज क्या हुआ, अलग हो जाएगा। साथ में यहाँ पे भी बैक्टीरियोफाज अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एक अपना टैग किया गया था, क्योंकि बैक्टीरियोफाज केस फर्स्ट में हमने किसको टैग किया था, प्रोटीन कैप्सिड को। ठीक, दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि इनका खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल भी होगा, क्योंकि इन्फेक्शन कॉज करने के बाद ऐसा नहीं है कि उनका जेनेटिक मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, अपना खुद का भी जेनेटिक मटेरियल इनके पास है। अब आपने उसके बाद क्या किया, ब्लेंडिंग हो गया, अब आप इसको अलग अलग सेपरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन, या सेंट्रीफ्यूज की हेल्प से आपने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को अप्लाई किया। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जो सुपरनेटेंट है, यहाँ पर जो सुपरनेटेंट है इसमें आपको, और यहाँ के सुपरनेटेंट में यहाँ के सुपरनेटेंट में जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ के सुपरनेटेंट में क्या प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट सल्फर 35, और यहाँ पर सुपरनेटेंट में नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्यों नहीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको सुपरनेटेंट में मिला, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है, सुपरनेटेंट में प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पर सुपरनेटेड में क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये बात तो क्लियर है। अब देखिए होता क्या है कि हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट इसीलिए परफॉर्म किया गया था क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट एक दूसरे की ओपिनियन के बेसिस पे वो आर्गुमेंट कर रहे थे कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। हालांकि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हो चुकी थी कि जो जेनेटिक मटेरियल का नेचर है वो डीएनए है, बट बहुत सारे साइंटिस्ट उस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। तो फर्दर 1952 में अल्फ्रेड हर्शे और मराठा चेज ने इस हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, और परफॉर्म करने के बाद ये पाया कि एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल का नेचर है वो डीएनए ही है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ही इंजेक्ट करता है। अगर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता तो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल्स के अंदर डीएनए न जा कर के क्या इंजेक्ट करता, बैक्टीरियोफाज प्रोटीन को इंजेक्ट करता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ही इंजेक्ट कर रहा है, मीन्स डीएनए को इंजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली आपने इन प्रोसेस को आपने देखा। तो सबसे पहले अटैचमेंट होता है, देन इंजेक्ट अपने जेनेटिक मटेरियल को करता है, देन ब्लेंडिंग प्रोसेस होता है, और देन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस परफॉर्म करके हमने सेपरेट किया, सेपरेट बैक्टीरियल सेल्स को प्लस सुपर नेटेंट को। तो फाइनली हमने इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये कंक्लूड कर लिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। तो फाइनली जो कंक्लूड किया इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, मोस्ट कॉमन फॉर्म है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, बट इन वायरसेस। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में है, डीएनए के फॉर्म में है। तो फाइनली हमने इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझा कि इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने ये कंक्लूड किया कि डीएनए ही आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल।
इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं और सभी का हेल्प हो इन वीडियो सीरीज़ की हेल्प से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख करके भी मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है, हमें इस चैप्टर से इंडिविजुअल इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल and also share with your friends, juniors and your family members. Thank you very much to all.